चलिए तो आज मैंने ये शुरू किया है यूपीएससी का जो पेपर 2 का जो लास्ट टॉपिक है, 7th नंबर टॉपिक, जिसको हम लोग मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक बोलते हैं। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स में, जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे या फिर मास्टर्स कर रहे होंगे, आप लोग बीएससी मैथ्स से अगर कर रहे हैं या फिर आप मास्टर्स कर रहे होंगे या फिर इंजीनियरिंग वगैरह जो भी कर रहे होंगे, तो इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट में पढ़ाई करते थे। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है इसका, अगर हम बात करें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल और लैग्रेंजेस इक्वेशन, हैमिल्टन इक्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इन 2 डायमेंशन, ये सारे चीज हम देखेंगे किधर। तो एडवांस मैकेनिक्स का एक पेपर हुआ करता था हम लोग का, वो मैकेनिक्स बोल के उसमें हुआ करता था। वैसे टोटल को हम मैकेनिक्स में ही काउंट करते हैं, बट ये क्या होता है, यहाँ से जो पोर्शन होता है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इनविसिड फ्लो, स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस ऑफ पार्टिकल्स, पोटेंशियल फ्लो, 2 डायमेंशनल और एसिम्प्टेटिक मोशन, ये सारे टॉपिक को एक हम लोग का इंडिविजुअल आता था फ्लूइड डायनामिक्स बोल के या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग तो मैकेनिक्स को वैसे बॉडी के हिसाब से 3 पार्ट में बांट के पढ़ाई किए थे। जैसे एक हमारा हो सकता है रिजिड बॉडी, ये सब हो सकता है हम लोग का डीमॉर्फेबल बॉडी, और एक हम लोग का होता है फ्लूइड बॉडी, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यूलर इक्वेशन, ये सारे का हम लोग स्टडी जो करते हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड वाले मैकेनिक्स में। तो ये वाला पोर्शन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, और ये पूरा कंप्लीट हम करेंगे पीवाईक्यू के साथ साथ, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेते हैं। और ये वाला पोर्शन बहुत ही इजीएस्ट पोर्शन है। 10 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट मतलब श्योर रहता है आपका, स्ट्रीमलाइंस और पाथ लाइन ऑफ पार्टिकल्स या फिर हम बोले तो पोटेंशियल फ्लो से। तो ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स हम बोले, तो ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स का है जो बात करें कि टॉपिक इसमें, तो इसके लिए बेस्ड होगा मेरे हिसाब से। मैंने भी एग्जाम दिए हैं 1-2 बार, तो पीवाईक्यू भी मैंने बहुत सारे स्टडी किए। तो आप इसमें बुक के लिए आप एमडी राय सिंघानिया ले सकते हैं या फिर कृष्णा सीरीज का जो बुक आता है वो ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि दोनों में से कोई एक बुक रखे अपने पास, एमडी राय सिंघानिया या फिर कृष्णा सीरीज। बाकी कोशिश करेंगे हम कि पीवाईक्यू जो 20 ईयर्स का है वो यहाँ पे हम सॉल्व करा दें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स बना के तैयार करके रखे हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 20 ईयर्स का अप्रोक्स में। आईएएस का और आईएफओएस का जो क्वेश्चन है 20 ईयर्स का, जैसे जैसे एक एक टॉपिक होते जाएगा, उस टॉपिक के हिसाब से जितने सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं उसको साथ साथ हम कराते चलेंगे। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आखिर हम फ्लूइड किसको बोलते हैं। तो फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ऐसे अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप कंप्लीट यहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं कि एनीथिंग एनीथिंग विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड, इज अ फ्लूइड। अब फ्लूइड को भी हम लोग दो तरह से देखते हैं। अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सके। तो फ्लो क्या होता है, एयर भी फ्लो कर रहा है और वाटर भी फ्लो करता है। तो हम लोग ना फ्लूइड को 2 पार्ट में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि लिक्विड और गैस, और लिक्विड को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, दिस इज इनकॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अभी सब हम बात करेंगे कि आखिर इनकॉम्प्रेसिबल। और गैस की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड और कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है, कि अगर मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए इसके जो बिहेवियर है फ्लूइड के, या फिर हम बात करें तो इस फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी है, अगर इसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर, प्रेशर पे अगर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मान लेते हैं कि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी क्या है, उसका डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिफाइन करते हैं, डेंसिटी है। अगर प्रेशर पे, टेम्परेचर पे या फिर स्पेस पे
अगर ये अपना शेप चेंज कर ले या फिर डेंसिटी चेंज कर ले, तो इस टाइप के हम लोग फ्लूइड को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉट चेंजेज। इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो डेंसिटी होगा ना, वो टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेस, इन सब पे कोई चेंजेस ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल मतलब इसका डेंसिटी अगर चेंज ना हो रहा हो, अगर इसकी डेंसिटी को अगर हम चेंज कर दे, कैसे? प्रेशर का यूज करके, टेम्परेचर का यूज करके, या फिर स्पेस का यूज करके। स्पेस का मतलब कि एक्स, वाई और जेड हम लोग जब देखेंगे अभी, तो फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर। अभी जस्ट थोड़ा सा समझना है कि अगर उसकी डेंसिटी को अगर हम चेंज कर ले, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर स्पेस के हिसाब से, तो ये हम लोग को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक और हम लोग फ्लूइड को हम लोग डिवीजन करते हैं, फ्लूइड का एक और डिवीजन करते हैं, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड में क्या होता है और आइडियल फ्लूइड में क्या है? तो रियल फ्लूइड में जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है, हम साथ साथ सब कंप्लीट करते चल रहे हैं ना, शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें। और आइडियल फ्लूइड में जो होता है ना, शेयरिंग स्ट्रेस जीरो होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर ये शेयरिंग स्ट्रेस क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? जीरो होता है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, जस्ट समझते हैं कि मान लेते हैं कि कोई हमने एलिमेंटल फ्लूइड ले, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंटल फ्लूइड लिया, इसका मैंने डीएस एरिया मान लेते हैं। तो इसके जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहे हैं और इसके जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहे हैं इस पे, है ना, टेंजेंशियल फोर्स इन द सेंस कि अगर एयर का फ्लो हो रहा हो इस पे, जस्ट ऐसे समझते हैं फ्रिक्शन टाइप का। ये F1 फोर्स है यानी ये F2 फोर्स। ये F1 फोर्स क्या हो सकता है? तो प्रेशर जो होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वाटर पे एज्यूम करके चले कि ये मान लेते हैं कि एक वाटर का कुछ बॉन्ड वगैरह है, तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है परपेंडिकुलरली, तो इसको हम लोग बोलते हैं F1। अगर इसको बोलते हैं F2, उसका कोई रिजल्टेंट है, मान लेते हैं दिस इज कॉल्ड F। तो जो ये मेरा F2 फोर्स है, या फिर इसको अगर हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो F इज इक्वल टू क्या हो सकता है? F1I एंड F2J। F1I का मतलब क्या है? F1I का मतलब कि नॉर्मल टू द सरफेस फोर्स लग रहा है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। नॉर्मल विच इज नॉर्मल टू द, एक सेकेंड, नॉर्मल टू द सरफेस फोर्स, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस elemental fluid called normal stress। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, या फिर इसको स्ट्रेस बोलिए, फिर हम यूनिट पर यूनिट टाइम में लेके चले जाएंगे। ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज प्रेशर, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हमने बताया आप ये एग्जांपल। और ये जो F2 फोर्स है ना मेरा, ये कैसे लग रहा है? टेंजेंशियल लग रहा है, जैसे एयर फ्लो करता है। फोर्स विच इज पैरेलल टू पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस of this elemental fluid called shearing stress, called shearing stress। मतलब जो भी टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहे होंगे ना किसी एलिमेंटल फ्लूइड पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस। अगर हम बात करें स्ट्रेस की, जस्ट थोड़ा सा अगर हम इधर देख लें, और इधर थोड़ा एक और रफ ले लें। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, आप चाहे तो पेपर में जैसे हमने लिख रहे हैं वैसे साथ साथ नीचे की तरफ नोट्स अपना कंप्लीट करते चलेंगे, और ये कंप्लीट वीडियो आएगी स्ट्रेस की। तो जो स्ट्रेस होता है ना, उस स्ट्रेस किसको बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस जो फोर्स लग रहा है मेरा परपेंडिकुलरली, वो क्या लग रहा है? परपेंडिकुलरली F1 लग रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? दिस इज F1 अपॉन ए। ए क्या है?
तो ये जो एलिमेंटल फ्लूइड मैंने लिया है उसका एरिया, तो F1/A। उसी तरह से शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो सकता है, शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें तो ये हो सकता है कि F2/A। ए मतलब ये एलिमेंटल एरिया जो है उसके। तो ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। और नेक्स्ट, ये तो फ्लूइड के बारे में क्या है कि आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, फ्लूइड फ्लो। अच्छा, अब चैप्टर इसमें ले सकते हैं जो रैसिंगनिया वाले बुक में मुझे चैप्टर स्टार्ट है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर हम बात करें फ्लूइड पार्टिकल की, जैसे बात करेंगे हम, और चैप्टर चाहे तो हम लिख सकते हैं दिस इज काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन। थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कैसे लिखते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल क्या होता है इसमें। अगर मान लेते हैं कि कोई फ्लूइड पार्टिकल है, वो पी पॉइंट पे एट ए टाइम टी, और ये क्यू पॉइंट पे चला गया एट ए टाइम टी प्लस डेल्टा टी। अगर इसकी रेडियस वेक्टर अगर आर है, तो आर कॉमा टी है इसका पोजीशन फ्लूइड पार्टिकल की। जैसे मतलब ये क्या होगा ना, कि जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें से किसी एक पार्टिकल को पकड़ के, किसी एक पार्टिकल को, उसका पूरा बिहेवियर चेक करेंगे हम। तो वैसे हम लोग यूपीएससी में इतना डिटेल बात नहीं करेंगे, जस्ट क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। एंड दिस इज आर प्लस डेल आर एंड टी प्लस ये डेल टी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मतलब पोजीशन का चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इसी को तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अगर एक सेकंड के लिए मान ले कि ये मेरा है ओ, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर, ये ओरिजिन। और ये है मेरा क्या, क्यू वेक्टर, ये आर वेक्टर है। और ये आर प्लस डेल आर वेक्टर है। पी से क्यू जो जा रहे हैं हम लोग, ये इसको भाई वेक्टर एडिशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। लेट पी बी द, नोट्स कंप्लीट बना लेंगे अगर बनाना चाहें तो। लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द, पोजिशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल एट टाइम टी, एंड क्यू बी द, क्यू बी एट, क्यू बी एट टाइम t plus del t, such that OP vector is equal to R vector and OQ vector is equal to R vector plus del R vector। Then हम PQ के बारे में क्या लिख सकते हैं, PQ vector is equal to OQ vector minus OP vector। वेक्टर एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से इस तरह से लिख सकते हैं। PQ वेक्टर मुझे नहीं पता, लेकिन OQ वेक्टर पता है। वो क्या है हम लोग का, आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर, और माइनस ओपी वेक्टर क्या है, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर। क्या निकल के, दिस इज कॉल्ड डेल आर वेक्टर। एंड एंड हेंस द पार्टिकल वेलोसिटी, द पार्टिकल वेलोसिटी क्यू वी, क्यू वेक्टर एट पी इज, इसको यहाँ पे हम लोग ना, जो वेलोसिटी को नॉर्मल जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वेलोसिटी को हम लोग वी से दिखाते हैं। जब बट फ्लूइड मैकेनिक्स में जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग दिखाते हैं क्यू से, है ना। तो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या, दिस इज लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। ये सेम ही है, मतलब जैसे हम लोग मैकेनिक्स वाले पोर्शन में हम लोग dx अपॉन dt लेते हैं, लिमिटेड डेल टी टेंस टू जीरो। सेम वही है, जस्ट यहाँ पे रेडियस वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। तो ये जो क्यू वेक्टर मेरा है ना, दिस इज क्यू वेक्टर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ये हम लोग का क्या है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट अ पॉइंट पी।
ठीक है ना। तो ये तो हम लोग ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, फिर भी इसको हम थोड़ा सा अगर चाहें तो कंप्लीट नोट्स बनाने के लिए हम इस सबको कंप्लीट बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीम लाइन पे आज हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले कुछ हम बेस ये क्लियर कर देते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, फिर हम स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइंस कोशिश करते हैं इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। एक चीज और हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इस वर्ड को हम लोग जान लेते हैं कि मटेरियल डेरिवेटिव किसको बोलेंगे, मटेरियल, और लोकल, और कनेक्टिव डेरिवेटिव, या फिर इसको कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। कन्वेक्टिव डेरिवेटिव ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म का हम लोग यूज करेंगे आगे। सपोज a fluid particle moves from the position px comma y comma z at a time t to position q, x plus del x, y plus del y, and z plus del z at time t plus del t. Further, suppose that f of x comma y comma z comma t be scalar function. Let the total change of f due to movement of the fluid particle from p to q be del f. देन समझते जरा सा इसको, क्या बोल रहे हैं कि सपोज अ फ्लूइड पार्टिकल, कोई फ्लूइड पार्टिकल एट ए टाइम टी पे पी पोजीशन पे था, और टी प्लस डेल टी टाइम पे ये आपका पोजीशन कौन सा क्यू पोजीशन पे आ गया, दिस इज अ क्यू पोजीशन, और इसमें सब में चेंजेस है एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई एंड जेड प्लस डेल जेड। तो ये जो चेंजेस हुआ ना, कितना चेंज टी प्लस डेल टी टाइम में, इसको फंक्शन स्केलर फंक्शन फर्दर सपोज दैट स्केलर फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड लेते हैं, और ये जो टोटल चेंजेस हुआ है इसमें, इसको डेल एफ फंक्शन लेते हैं, मतलब स्मॉल चेंजेस को हम डेल एफ फंक्शन से दिखाते हैं। तो डेल एफ फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एफ इज इक्वल टू, देखिए डेल एफ इज इक्वल टू, ये यूलर्स थ्योरम के हिसाब से, जैसे डी एफ अगर एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी हो, तो बाय द यूलर्स थ्योरम हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं जितने सारे वेरिएबल का फंक्शन हो ये। तो सर इसमें डी एफ क्यों नहीं लिखते हैं, डेल एफ क्यों लिखते हैं, तो वो डी और डेल बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें मूवमेंट की, तो उसके लिए हम लोग डेल का, या फिर इसको डो बोल सकते हैं, डेल बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो डो एफ इज, अब क्या लिख सकते हैं, दिस इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डो एक्स, और डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डो वाई, और डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डो जेड, और प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इंटू डो टी, है ना। लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि एफ जो फंक्शन था मेरा किसका था, एक्स का, वाई का, जेड का और टी का फंक्शन था, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और अगर इसको बोथ साइड अगर डिवाइड कर दे विथ रिस्पेक्ट टू डेल टी से, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई डो एफ अपॉन डो टी इज इक्वल टू डो टी से डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डो एक्स अपॉन डो टी, एंड प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डो वाई अपॉन डो टी, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड डो जेड अपॉन डो टी, एंड प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, क्योंकि डो टी अपॉन डो टी ये कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अगर ये जो डो टी मैंने टाइम जो लिया है इसको वेरी स्मॉल कर दे, यानी लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कर दे, लिमिट डो टी टेंस टू जीरो डेल एफ अपॉन डेल टी, तो इधर भी लिमिट आ जाएगा,
लिमिट आएगा तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं टी। दिस इज लिमिट dou t tends to 0, this is dou x upon dou t, and plus del f upon del y, limit del t tends to dou t tends to 0 and dou y upon, माफ कीजिएगा थोड़ा सा ये del dou एक साथ बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है, this is dou y upon dou t and plus del f upon del z into dou z upon, माफ, sorry, this is limit dou t tends to 0 and this is dou z upon dou t, और इसमें तो डेल टी, अच्छा इसमें भी है ना, अच्छा डो नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा इसमें डेल है प्लस, ये तो जैसे है वैसे जाएगा डेल एफ अपॉन डेल टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाई, इसको डी एफ अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं या कैपिटल डी एफ अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी and del f upon del y into dy upon dt plus del f upon del z into dz upon dt and plus del f upon del t। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज डी एफ अपॉन डी टी, कैपिटल या स्मॉल दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा डी एक्स अपॉन डी टी को अगर हम यू बोले, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और डी वाई अपॉन डी टी को अगर हम वी बोले, दिस इज डेल एफ अपॉन डेल वाई, और dz अपॉन dt को अगर हम यू वी डब्ल्यू बोले, दिस इज डेल एफ अपॉन डेल जेड एंड प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, इधर हम लोग नोट कर लेते हैं, दिस इज u इज इक्वल टू वेयर u इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी एंड v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी एंड w इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। ये क्या लिख रहा है, u v w, ये क्या है, तो ये है x, ये है वेलोसिटी along x एक्सिस, वेलोसिटी along y एक्सिस, वेलोसिटी along z एक्सिस, यानी कि आगे से हम जब भी बात करेंगे तो u v की w जब भी हम देखेंगे तो u का मतलब वेलोसिटी along x एक्सिस, वेलोसिटी along y एक्सिस एंड वेलोसिटी along z एक्सिस। और वेलोसिटी मेरा टोटल अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले वेलोसिटी क्या देखा था, क्यू वेक्टर से दिखाया था ना मैंने, वेयर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू इज द फ्लूइड वेलोसिटी, इज द फ्लूइड फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। तो क्यू वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर क्यू मेरा वेलोसिटी है तो यू आई प्लस वी जे एंड प्लस डब्ल्यू के वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर, अच्छा कुछ इक्वेशन नंबरिंग कर लेते हैं इसको, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये 3, और इसके जस्ट जो ऊपर वाला था उसको बस रन देते हैं 3, 1 2 3 ऊपर से इक्वेशन नंबरिंग कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर 1 हो तो 1, इसको 4 ले लेते हैं। और हम लोग जो वेक्टर एनालिसिस पढ़ते हैं उसमें, वेक्टर एनालिसिस में ये सब हम लोग नेबला का यूज करते हैं, नेबला का मतलब क्या होता है, डेल एक्स अपॉन, अच्छा इसमें आपका जो वेक्टर एनालिसिस है और पीडी या ओडीए सब थोड़ा सा यूज होता जाएगा सबका, तो बाकी पोर्शन कंप्लीट है तो इसको कर लीजिए, नहीं तो साथ साथ लेके चलिएगा, तो ये सब थोड़ा ये सारा गूगल कर लीजिएगा कि नेबुला इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करते हैं इसको, एंड प्लस डेल अपॉन डेल जेड एंड दिस इज के वेक्टर, इसको एक बार इक्वेशन नंबर 5 बोले तो क्यू वेक्टर डॉट नेबुला, ये क्या मिल रहा है मुझे, u इंटू डेल अपॉन डेल एक्स एंड v इंटू प्लस v इंटू डेल अपॉन डेल वाई और w इंटू डेल अपॉन डेल जेड। इसको आखिर मैंने क्यों बनाया है, इसको थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करने के लिए, तो इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 6 के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन डी टी, ये जो इक्वेशन था मेरा 3 नंबर, डी एफ अपॉन डी टी, और एफ फंक्शन को अगर बाहर कर ले तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो ये उसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू क्यू वेक्टर नेबला एफ एंड प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, है ना। तो ये जो चीज है हमारा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखे, दैट इम्प्लाई डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल टी एंड प्लस क्यू वेक्टर डॉट
नेबुला एफ, ये जो मेरा है यहाँ पे, डी अपॉन डी टी, इसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियल डेरिवेटिव, है ना। एंड अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर, और बेटर तरीके से इसका ऑपरेटर फॉर्म अगर लिखे तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट नेबला। अच्छा देखिए, ये फंक्शन था ना, तो ये ऑपरेटर फॉर्म अगर हम इसको ऐसे लिखे तो ये वाला जो टर्म होता है हम लोग का, इस वाले टर्म को हम लोग यूज करते हैं मटेरियल डेरिवेटिव, है ना, मटेरियल डेरिवेटिव। और डेल अपॉन डेल टी जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड लोकल डेरिवेटिव। तो कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे, ये तो ऑपरेटर फॉर्म में मैंने आपको सबको बता दिया, दिस इज कॉल्ड लोकल डेरिवेटिव। और ये जो मेरा है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव डेरिवेटिव, कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। अब फंक्शन चाहे कोई भी रहे, आगे चल के हम कोई भी फंक्शन रहे, तो मटेरियल डेरिवेटिव के बारे में डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट नेवला, जिसको ये क्यू डॉट नेवला जो है ये कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। और ये जो है लोकल डेरिवेटिव है, मतलब कोई भी फंक्शन हो मेरा, अगर उसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी अगर डेरिवेटिव करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड लोकल डेरिवेटिव, है ना। और क्यू यानी वेलोसिटी और डॉट नेबला, और उसके साथ किसी फंक्शन को अगर डॉट प्रोडक्ट करें, तो वो हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। इन दोनों को ऐड कर दे तो वो क्या होता है हम लोग का, दिस इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव। तो ये थोड़ा चीज हम लोग का जानने वाला था। अगला है आपका एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल, ये भी जानना जरूरी है हम लोग को। एंड देन उसके बाद, अच्छा एक्सेलरेशन वाला काम हम करते हैं बाद में, थोड़ा सा एक पोर्शन है उसको करा देते हैं आप लोग, जस्ट 1 सेकेंड। स्ट्रीम लाइन है ना, ये मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी हम लोग के सिलेबस में। ये स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन, इधर से खूब PYQ आए हुए हैं, पाथ लाइन ऑफ पार्टिकल्स 10 मार्क्स में के लिए ये चीज हम लोग के आते हैं ये। तो आखिर ये स्ट्रीम लाइन क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगले हेडिंग कर लीजिएगा, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन्स, स्ट्रीम लाइन्स एंड पाथ लाइन्स। तो क्या है स्ट्रीम लाइन्स, तो स्ट्रीम लाइन कुछ नहीं है, वो जस्ट एक कर्व है। कैसा कर्व, तो स्ट्रीम लाइन क्या है, ये कर्व है एक, जिसपे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें किसी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, किसी हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें ना, तो वो टेंजेंट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर हम बोल सकते हैं पैरेलल, जो भी मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके पैरेलल हो। यानी कि अगर मान लेते हैं फ्लूइड का अगर वेलोसिटी अगर क्यू वेक्टर है, और ये कोई इमेजिनेशन है कर्व का, मतलब जस्ट ये कर्व हमने इमेजिन किया है जिसको हम लोग स्ट्रीम लाइंस बोलेंगे। तो जो मैंने ये कर्व ड्रॉ किया और इस पे अगर किसी पॉइंट पे, मतलब ईच पॉइंट पे, तो सिर्फ एक पॉइंट पे देखते हैं, अगर हम कर्व ड्रॉ करें और जस्ट इसके एलोंग ही मेरा फ्लूइड का जो वेलोसिटी हो, तो ये जो कर्व है, जो मेरा मैंने जो कर्व इमेजिन किया है, इस कर्व को हम लोग बोलेंगे स्ट्रीम लाइंस, है ना। तो स्ट्रीम लाइंस के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं। स्ट्रीम लाइंस मतलब स्ट्रीम लाइंस आर कर्व्स such that tangent drawn on them at any point or at any time or at any time coincides बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, parallel with the velocity
वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स। तो उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे इसको एक तरह से कर्व ड्रॉ कर सकते हैं कि ये मेरा क्यू वेलोसिटी, क्यू वेक्टर, और इस पे टेंजेंट जो ड्रॉ किया हमने, इसी का टेंजेंट को कोइंसाइड करे या फिर पैरेलल हो, मतलब जो भी फ्लूइड हमारा मोशन कर रहा है, तो उसको लेके अगर हमें कर्व ड्रॉ करें और एनी पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट है और फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, सेम होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। मैथमेटिकली क्या बोलना चाहते हैं हम, कि इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस टेंजेंट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर इसको देखें तो मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या, डी आर अपॉन डी टी, ये किसके पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल होगा क्यू वेक्टर के। यानी कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, और प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, और प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप, है ना। क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है, दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस डब सॉरी जेड के, इसका डेरिवेटिव है, तो डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, डी जेड अपॉन डी टी के कैप। और ये पैरेलल है किसके, क्यू वेक्टर हमने जाना है यू आई प्लस वी जे एंड प्लस डब्ल्यू के, विदर यू क्या है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, वी क्या है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और डब्ल्यू क्या है जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब दो वेक्टर जब आपस में पैरेलल होते हैं तो वो क्या होते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग आई जे के रेशियो में एक रेशियो में इक्वल होते हैं। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर हो, अगर मान लेते हैं वी वन और वी यू वन, और या फिर ऐसे बोले कि दो वेक्टर है मेरे पास u और v, और u वेक्टर जो है मेरा वो क्या है यू वन प्लस यू टू, सॉरी यू वन कोमा यू टू कोमा यू थ्री, और v वेक्टर जो है क्या है वी वन कॉमा वी टू कॉमा वी थ्री। अगर ये दोनों पैरेलल हो, मतलब u वेक्टर पैरेलल टू v वेक्टर, देन हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज यू वन अपॉन वी वन इज इक्वल टू यू टू अपॉन वी टू इज इक्वल टू यू थ्री अपॉन वी थ्री। उसी तरह से जब ये दो वेक्टर पैरेलल है आपस में, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी बाई क्या यू वेक्टर बोल सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन यू। और क्या बोल सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन वी, एंड डी जेड अपॉन डी टी अपॉन डब्ल्यू। अगर यहाँ से डी टी को सबसे कैंसिल करें, दैट इज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी, एंड डी जेड अपॉन डब्ल्यू। ये जो मेरा इक्वेशन आया ना, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस। ये क्या है हम लोग का इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस। अब एग्जांपल देख लेते हैं, दो तीन एग्जांपल देखेंगे फिर, और देखते हैं कितना क्लास हो पाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि क्यू वेक्टर जो दिया हुआ है हम लोग का, वो टू एक्स अपॉन वन प्लस टी आई कैप, टू वाई अपॉन वन प्लस टी जे कैप, एंड टू जेड के कैप। तो बोल रहा है कि देन फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइंस। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें, तो स्ट्रीम लाइन के इक्वेशंस क्या जानते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी, एंड डी डब्ल्यू अपॉन सॉरी डी जेड अपॉन डब्ल्यू। तो कुछ नहीं करना है, इसको इधर लाके पुट कर देना है, थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक वे में लिखे जिससे नंबर थोड़ा कम कटे। गिवन दैट, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, दिस इज टू एक्स अपॉन वन प्लस टी आई कैप, एंड टू वाई अपॉन वन प्लस टी जे कैप, एंड टू जेड प्लस सॉरी के कैप। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज देयरफॉर u इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन प्लस टी,
एंड v इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 + t एंड z इज इक्वल टू क्या, 2z। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस क्या देखे हमने अभी, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस कह रहे डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी एंड डी जेड अपॉन डब्ल्यू। अगर इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई या फिर दैट इज डी एक्स अपॉन यू का क्या मतलब है, दिस इज 2x अपॉन 1 + t एंड डी वाई अपॉन 2y अपॉन 1 + t, 2y अपॉन 1 + t, और ये क्या हो जाएगा डी जेड अपॉन 2z। इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 ले लें, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लगना चाहिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का। खूब हम लोग सॉल्व किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल, कैसे करना है, इसमें से किसी दो दो को रेशियो को हम लोग उठाते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा डी एक्स अपॉन 2x अपॉन 1 + t एंड डी वाई अपॉन 2y अपॉन 1 + t। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, कुछ नहीं, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, दिस इज ln x इज इक्वल टू ln y एंड प्लस ln c। c1 कर लेते हैं क्योंकि एक और फ्रैक्शन लेना है। इसको हम लिख सकते हैं x ln x इज इक्वल टू ln c1y, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू c1y, है ना, c1y, वेयर c1 इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, वेयर c1 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। चाहे तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। फिर हम यहाँ से दो रेशियो को उठाएंगे, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड रेशियोज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन सॉरी डी वाई था ना, दिस इज डी वाई अपॉन 2y अपॉन 1 + t एंड डी जेड अपॉन 2z। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाई ये 1 + t ऊपर चला आया एंड दिस इज डी वाई अपॉन वाई एंड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। फिर इसको क्या कर लेते हैं हम, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 1 + t ln y इज इक्वल टू ln z प्लस ln c2। यानी कि अगर हम देखें इसको तो y⁴ ln 1 + t इज इक्वल टू ln c2z। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि y1 + t इज इक्वल टू c2z। इन दो इक्वेशन से वेयर इसको जरूर लिखेंगे, c2 इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर हम 1 2 और इसको 3 देते हैं, एक सेकेंड, अगर इसको इक्वेशन नंबर हम 2 देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 एंड 3, देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड 3 combined represents equation 2 and 3 combined represents the stream lines। या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो ये क्या आया था मेरा, x इज इक्वल टू c1y, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू c1y एंड ये क्या आया था, y1 + t इज इक्वल टू y सॉरी 1 + t, ये कुछ नहीं है ना, इज इक्वल टू c2z।
तो अगर यहाँ से इसको देखें दैट इम्प्लाई ये क्या लिख सकते हैं, एक्स अपन वाई इज इक्वल टू C1 एंड वाई 1 + T/Z इज इक्वल टू C2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/y दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो फंक्शन ऑफ y 1 + T/Z रिक्वायर्ड स्ट्रीम लाइंस, ऐसे लिख सकते हैं या फिर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, रिक्वायर्ड स्ट्रीम लाइंस। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा है स्ट्रीम लाइंस पे, है ना। और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्ट्रीम लाइंस पे, और नेक्स्ट क्लास में हम पाथ लाइन के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इधर से क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। if the velocity if the velocity q vector is equal to xi minus yj, determine the equation of streamlines। बहुत ही सिंपल है, बट जितना क्वेश्चंस करेंगे उतने अच्छे प्रैक्टिस रहेंगे, तो फिर एग्जाम में भी हम लोग कर पाएंगे। तो इसमें मतलब मैथ में यही है कि प्रैक्टिस जितना बेटर हो, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके ही करना बेटर है। लिख के गिवन क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है xi माइनस वाई से, दैट इम्प्लाई क्यू वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, uy प्लस vj एंड प्लस wk वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू xi माइनस yj। ये तो 2 डायमेंशन फ्लो हो रहा है, तो फिर z तो 0, w तो 0 आ जाएगा। तो इसमें से क्या मिलेगा, दैट देयरफॉर u इज इक्वल टू x, v इज इक्वल टू माइनस वाई एंड w इज इक्वल टू 0। Therefore, the equation of streamline are given by dx upon u, dy upon v and dz upon w। तो ये तो 2 डायमेंशन फ्लो है, तो इसको ना लेना ही बेटर है, इसको ना लेते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा फिर इसको लेके करेंगे, क्योंकि ये 0 हो गया तो मेरा और आसानी हो जाएगा करना इसको। दैट इज यू वी का वैल्यू क्या सर लिख सकते हैं, दिस इज एक्स एंड डी वाई अपॉन माइनस वाई एंड डी जेड अपॉन 0। टेकिंग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो ऑफ इक्वेशन। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मेरा, रेस हमेशा रेशन ही लिख देते हैं, रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर 1, then we have then we get क्या होगा, दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर से ओडी में ट्रांसफर चलेगा हम लोग। इंटीग्रेटिंग वी गेट ये क्या मिलेगा मुझे, अगर इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एल एन एक्स प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन सी वन, दैट इम्प्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन, वेयर C1 is an इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये लिखना ना भूले, नहीं तो इस पे भी नंबर कट जाएंगे, और एक एक नंबर ऐसे छोटे छोटे चीज के लिए कटे तो फिर बहुत नंबर कट जाएंगे। एक सेकेंड जस्ट वेट करेंगे आप लोग। हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू C1, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले कर लेते हैं, फिर सेकेंड और थर्ड उठा लेते हैं, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट उठा लेते हैं। अगेन टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट ratios last ratios ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो फाइनली डी जेड इज इक्वल टू 0 ही मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर 0।
0। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग, तो ये मेरा क्या बनेगा, z इज इक्वल टू C2 इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, देयर फोर द रिक्वायर्ड, हो गया ये कंप्लीट, रिक्वायर्ड स्ट्रीम लाइन बी द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर, अच्छा ये 3 होगा ना, इक्वेशन 2 and 3, दैट इज, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू C1 एंड z इज इक्वल टू C2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, सॉरी x इंटू वाई, x इंटू वाई। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये शायद PYQ में, ये सब MD राइसिंग आनिया के और ये सब कृष्णा सीरीज के एग्जाम्पल जो भी आप देख रहे हैं, और PYQ वो सभी क्वेश्चंस, ये 3 नंबर है। बोले द वेलोसिटी कंपोनेंट, द वेलोसिटी कंपोनेंट in a 3 dimensional flow field, और एन इनकॉम्प्रेसिबल, अच्छा अभी इनकॉम्प्रेसिबल या कॉम्प्रेसिबल के लिए ज्यादा उतना ये नहीं है, एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, और 2x कॉमा -y एंड -z। वेलोसिटी कंपोनेंट बोल रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, यानी यू वी दिया हुआ है। इज इट पॉसिबल, अच्छा ये वाला टर्म तो मैंने अभी कराया नहीं है कि इज इट पॉसिबल फील्ड, पॉसिबल फील्ड कैसे है या नहीं है, इसको तो मैंने अभी नहीं कराया। जस्ट इसका एक काम करते हैं, जो स्ट्रीमलाइन फाइंड करना है ना वो काम कर लेते हैं, और पॉसिबल फील्ड है या नहीं है वो हम जब पॉसिबल फील्ड करेंगे तो फिर उस टाइम इसको देख लेंगे। इज इट पॉसिबल फील्ड, पॉसिबल फील्ड, डिटरमाइन द, ये मेन ये क्वेश्चंस कराना चाहते हैं, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन passing through passing through passing through the point 1,1,1। वैसे पॉसिबल फील्ड के लिए कुछ नहीं करना होता है, जस्ट ये देखना है कि हमें नेबुला क्रॉस क्यू वेक्टर जो है वो अगर मेरा 0 हो जाए तो वो पॉसिबल फील्ड होता है हम लोग। इसको अगर हम साइड में थोड़ा सा हम लोग बताएं आप लोग को, जस्ट 1 सेकेंड, पॉसिबल फील्ड, अच्छा इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बोल देंगे कि इज इट पॉसिबल प्लीज, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाएगा, तो फिर आप लोगों को भी करने में दिक्कत हो जाएगा। जस्ट हमें वेलोसिटी कंपोनेंट गिवन है ये, इस वेलोसिटी कंपोनेंट को लेके हम क्या करेंगे कि इसका स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी फील्ड फील्ड और भी बहुत सारे स्ट्रीमलाइन के क्वेश्चन है वो करा देंगे, कुछ होमवर्क दे देंगे आप लोगों को। सोल्यूशन देखते हैं इसका, कि हियर द हियर गिवन u इज इक्वल टू 2x कंपोनेंट दिया वेलोसिटी का, एंड v इज इक्वल टू -y, एंड z इज सॉरी w इज इक्वल टू -z। We know that the streamlines equation of streamline are given by the equation
dx अपॉन u, dy अपॉन v एंड dz अपॉन सॉरी w। इसको इक्वेशन 1 ले, नहीं अभी नहीं, पुट कर लेते हैं एक्स वाई और यू वी डब्ल्यू का वैल्यू, दैट इज dx अपॉन यू कैप का 2x, dy अपॉन माइनस वाई एंड dz अपॉन माइनस z। इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, dx अपॉन 2x एंड dy अपॉन माइनस वाई, या फिर माइनस है dy, दिस इज माइनस ऑफ dy अपॉन वाई। अगर इसको इंटीग्रेट कर ले तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग वी गेट 1/2 log x, 2 को अगर यहाँ लेके चले जाते, दिस इज ln x और प्लस 2 ln y इज इक्वल टू ln c1, दैट इम्प्लाई x y स्क्वायर, y को ऊपर कर दीजिए, दिस इज c1 वेयर c1 इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अगला फिर हम चूज करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियोज, फर्स्ट एंड लास्ट रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्या ले सकते हैं, दिस इज dx अपॉन 2x एंड माइनस dz अपॉन z। इसको अगर इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे ln x, ln x, ये 2 को उधर लेके चले जा रहे, ln x प्लस 2 ln z इज इक्वल टू ln c2, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे देते हैं, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, ये जो बोर्ड हमने जो लगाया है ये हैंग कर रहा है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर द streamline is the curve given by the curve of intersection of equation number 2 and 3। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ कंडीशन दिया हुआ था, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 1, द स्ट्रीम लाइन, इससे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है मेरा, वो निकल के चलाएगा और कुछ नहीं, सिंस द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1, therefore from इक्वेशन नंबर 2 and 3, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, सब वैल्यू 1 1 है तो c1 का ही वैल्यू 1 आ जाएगा और c2 का ही वैल्यू 2 and 3, c1 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू v1। जैसे पुट कीजिए, x का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 1, और उसी तरह से c1 का वैल्यू 1 1। देयरफॉर द streamline is given by the intersection of xy square is equal to 1 and comma xz square is equal to 1। अच्छा, इसको साथ में कर लेते हैं, ये जो एक एक पार्ट है ना ये, एंड इसको और एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में कि इज इट पॉसिबल फील्ड है या नहीं है, ठीक है ना, इज इट पॉसिबल फील्ड। तो कुछ नहीं करना है, अगर ये मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऑल्सो वी हैव du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,
क्योंकि u क्या था हमारे पास, u हमारे पास क्या था, देखिए u इज इक्वल टू था हमारे पास 2x और -y, और ये -z था, u v w, एंड डेल v अपॉन डेल y, ये क्या है मेरा -1, एंड डेल w अपॉन डेल z इज इक्वल टू -1। अगर इन सबको ऐड करें मतलब क्या, डेल है ये, मतलब क्या, देयरफॉर डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, एंड डेल w अपॉन डेल z, इन सबको ऐड करने से क्या मिल रहा है मुझे, जीरो, क्योंकि इधर 2 है, -1 है, -1 है। ये क्या सेटिस्फाई करता है, यही सेटिस्फाई करता है कि जो फील्ड है वो पॉसिबल है, या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बहुत डिटेल से पढ़ना है उसको। विच सोज दैट, ये जस्ट एक छोटा सा टॉपिक था स्ट्रीमलाइन का, नेक्स्ट क्लास में पाथ लाइन पे बात करेंगे। विच सोज दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी continuity is satisfied for the given flow field for an incompressible fluid. Hence the given velocity component velocity component corresponds to a possible field. चलिए, एक और क्वेश्चन है, वो चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको रफ करा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्ट्रीमलाइन स्ट्रीमलाइन of the particle when u is equal to x upon 1 plus t, v is equal to y upon 1 plus t, and w is equal to z upon 1 plus t। ये क्वेश्चंस आप जरूर कर पाएंगे, इसको ये होमवर्क में रख लेते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम और एग्जाम्पल लेके आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पाथ लाइन देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद उस पे भी कुछ अगर क्वेश्चंस आज हो पाए तो हम उस पे भी कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। 40 मिनट के क्लास ड्यूरेशन रखते हैं, देखते हैं कितना हो पा रहा है। तो पाथ लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं। पाथ लाइन क्या है, पाथ लाइन, a path line is the curve या फिर ट्रेजेक्टरी along which along which a particular fluid particle travels during travels during its motion
इट्स मोशन। क्या है मतलब, फिर से समझते हैं इसको। बोला कि ये पाथ लाइन क्या है। पाथ लाइन कुछ नहीं, वो कर्व है एक, या फिर बोल सकते हैं वो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, पार्टिकुलर फ्लूइड, पार्टिकल सॉरी पार्टिकुलर फ्लूइड, फ्लूइड पार्टिकल, हाँ ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल ट्रेवल्स ड्यूरिंग इट्स मोशन। कुछ नहीं, अगर मान लेते हैं कि एनी टाइम टी पे हमने एक फ्लूइड पार्टिकल को यहाँ पे देखा, है ना, या फिर इनिशियली देखा, फिर कभी भी देखा मैंने इसको यहाँ पे, और जो भी एट ए टाइम टी प्लस डेल टी टाइम पे, या फिर एट ए टाइम एनी टाइम टी पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी जीरो पे यहाँ पे था, और एनी टाइम टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ पहुंचा ये, तो ये जो फ्लूइड पार्टिकल जो ये ट्रेजेक्ट्री फॉर्म कर रहा है ना, या फिर जो ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, या फिर जो हम लोग बोले तो कर्व फॉर्म कर रहा है, इस कर्व को ही हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन। ठीक है ना, ये जो कर्व है क्या बोल रहा है कि पाथ लाइन इज अ कर्व या फिर ट्रेजेक्ट्री along which a particular fluid particle travels during its motion। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस क्या होता है, बस ये चीज जानना है हम लोग को। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो बोलेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन, द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि हम लोग जो है तो वो बीएससी को भी क्लास कराते हैं, तो मेरा अपना पढ़ना भी है और बीएससी भी मेरा चलता है, तो उसमें थोड़ा हम डिटेल में जाके बात करते हैं, क्योंकि मेरा एमएससी जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स से हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें डिटेल, लेकिन यहाँ हम लोग को उतना डिटेल में बात नहीं करना, जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पाथ लाइन का। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ लाइंस आर, पाथ लाइंस आर क्या, डी आर वेक्टर अपॉन डी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। मतलब क्या, डी आर वेक्टर मतलब डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, एंड डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, एंड डी जेड अपॉन डी टी के कैप, एंड ये इस किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वेक्टर मतलब इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक कर ले तो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के हो जाएंगे। अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट या फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इक्वल होते हैं। दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो क्या है यू, एंड डी वाई अपॉन डी टी जो है वो क्या है वी, एंड डी जेड अपॉन डी टी जो क्या है वो है डब्ल्यू। तो ये जो कलेक्टिवली जो रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पाथ लाइंस। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा था ना अभी होमवर्क के लिए, ये वाला, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इसमें थोड़ा ऐड कर लीजिए, या फिर इसको हम करा देते हैं अभी, जस्ट इसी क्वेश्चंस को हम कर ही लेते हैं। फाइंड द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइंस एंड पाथ लाइंस, दोनों कर देते हैं इसमें, पाथ लाइंस। Find the equation of find the equation of streamline path line of the particle when x is equal to, path lines of the particle, of the particle when x, sorry, when u is equal to दिया था, u is equal to हाँ x 1/t, v is equal to y 1/t, and z is equal to z, sorry z नहीं, u with w is equal to z upon 1 + t। तो दो काम करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस और पाथ लाइंस दोनों कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। हम लोग क्या जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस क्या होता है, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस, पहले उसको फाइंड कर लेते हैं, देन पाथ लाइन फाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ये ना आगे पीछे हो गया ना मेरा, जस्ट एक सेकंड रुको। छः, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन u इज इक्वल टू x अपॉन 1 + t, एंड v इज इक्वल टू y अपॉन 1 + t, and z is equal to z, sorry w,
W is equal to Z upon 1 plus T. So we know that the streamline are given by the equation. क्या होता है इसका स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन? दिस इज dx अपॉन u, dy अपॉन v एंड dz अपॉन w. वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या? दिस इज dx अपॉन x अपॉन 1 प्लस टी, dy अपॉन y अपॉन 1 प्लस टी एंड dz अपॉन z अपॉन 1 प्लस टी। इसको इक्वेशन 1 नहीं, इसके बाद वाले को, ये थोड़ा डॉक्यूमेंट सेव होने में, इसमें ये जो मैंने जो भी लिखा है इस पे, ये सेव होने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं क्या? दिस इज dx अपॉन x, dy अपॉन y एंड dz अपॉन z। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अगर ये इक्वेशन 1 है तो फिर ये चला गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं और नई डिफरेंशियल इक्वेशन, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ratios of equation number 1, then we have, या फिर we get, क्या हो जाएगा मेरे पास मिलेगा? दिस इज dx अपॉन एक्स एंड dy अपॉन y। अगर इसको इंटीग्रेट कर ले, अगर हम इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा ln x इज इक्वल टू ln y प्लस ln c1, यानी कि दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू c1 y। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अगेन टेकिंग, इसको हम साइड में लिख लेते हैं या फिर नीचे ही लिखते हैं। अगेन taking the second and third ratios of equation number 1, we get, क्या मिलेगा मुझे? दिस इज dx, सॉरी dy हो जाएगा ये, dy अपॉन y इज इक्वल टू dz अपॉन z। इंटीग्रेट करेंगे अगर इसको तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग वी गेट, मुझे मिलेगा ये ln y इज इक्वल टू ln z प्लस ln c2। अच्छा, ये चीज लिखना भूल गए हम यहाँ पे, वेयर c1 इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो प्रेजेंटेशन सही नहीं होता है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और नंबर वही, अगर एक एक करके सारे में कटे तो 20 में 20 को 20 नंबर कट जाएंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट के लिए। यानी कि y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दिस इज c2z, वेयर c2 इज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और अभी से आदत लगाएंगे तब फिर वहां पे ये चीज आदत बना रहेगी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नहीं तो उतना यहाँ वहां पे इतना स्पीड होता है कि ये सब चीज ऐसे ही भूल, मतलब ध्यान से निकल जाएंगे, इतना प्रेशर रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर द stream line is given by the intersection of the curves x upon y is equal to c1 and x upon z is equal to c2। यहीं तक छोड़ सकते हैं। ऑल्सो द पाथ लाइन, अब पाथ लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू u, dy अपॉन dt इज इक्वल टू v एंड dz अपॉन dw इज इक्वल dt इज इक्वल टू w। ये जो कलेक्टिवली जो इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पाथ लाइन। अच्छा, थोड़ा सा खुद सोच के देखिए कि आपके पास dx अपॉन dt, ये वेलोसिटी दिया हुआ है ना, यू करस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा जो समझा रहे हैं इसमें, ज्यादा नहीं। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू समथिंग कुछ एंड y इज इक्वल टू समथिंग एंड z इज इक्वल टू समथिंग। तो x इज इक्वल टू, अगर लीनियर मोशन होता तो x इज इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब ये हुआ है कि ये पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ x, जो भी फंक्शन बन के, ये पोजीशन इन द फंक्शन ऑफ y, इन द पोजीशन इन डायरेक्शन ऑफ z, जो भी फंक्शन है। तो कलेक्टिवली हमने क्या बताया था आपको? जो भी पाथ बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पाथ लाइन, है ना? तो also the path line also the path line are given by the equation
dx अपॉन dt इज इक्वल टू u, dy अपॉन dt इज इक्वल टू v एंड dz अपॉन dt इज इक्वल टू w। इसका मतलब क्या है कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू x अपॉन 1 + t एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू y अपॉन 1 + t एंड dz अपॉन dt इज इक्वल टू z अपॉन 1 + t। अब चाहे तो इसको इक्वेशन कर सकते हैं, 3 तक शायद हुआ था, दिस इज 4 5 एंड 6, थोड़ा सा आसान होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन 1 + t। इसको अगर हम कर दे इंटीग्रेट तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, मुझे मिलेगा ये टर्म क्या, कि ln x इज इक्वल टू ln 1 + t एंड प्लस ln c1 c2 c3। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाई ln x छोड़ के यहाँ पे x इज इक्वल टू c3 1 + t, ये टर्म है एक। यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ये, और ज्यादा इक्वेशन ना देके इसको बॉक्स में रहने देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन क्या था हम लोग का, दिस इज dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सब तो ऐसे ही चलेगा एक फ्रेम में, dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू y अपॉन 1 + t, दैट इम्प्लाई dy अपॉन y इज इक्वल टू dt अपॉन 1 + t। अगर इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, फिर से सेम इंटरप्रेट लग गया, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ln y इज इक्वल टू ln 1 + t एंड प्लस ln c4, that imply y upon, this is y upon 1, नहीं, y is equal to c4 1 + t, ये चीज मिला मुझे। इसको भी बॉक्स कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 6 के हिसाब से अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाएगा, दिस इज dz अपॉन dt इज इक्वल टू z अपॉन 1 + t, that implies dz अपॉन z इज इक्वल टू dt अपॉन 1 + t। इसको अगर हम कर दे इंटीग्रेट तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट, मुझे मिलेगा ये टर्म क्या, कि ln z इज इक्वल टू ln 1 + t और प्लस ln c5 that implies z is equal to c5 1 + t। therefore इसको भी बॉक्स कर लेते हैं, therefore x is equal to c3 1 + t, y is equal to c4 1 + t and z is equal to c5 1 + t represents the path lines, represents the path lines where ci's are integrating constant where I is equal to 1, sorry 3 4 5। तो ये पाथ लाइन का एक क्वेश्चन हम लोग किए। नेक्स्ट क्लास में पाथ लाइन के कुछ और क्वेश्चंस देंगे और फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब आज ये जो था हम लोग का 2 टॉपिक हुआ है अगर ध्यान से देखे तो जो कि सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, स्ट्रीमलाइन एंड पाथ लाइन ऑफ द पार्टिकल्स। अब चाहे तो पीवाईक्यू आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी हम पीवाईक्यू लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए क्लास इन करते हैं अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।